Namaskar, hello and welcome to all of you in RMS classes. Today we will discuss truth and false and fill in the blanks question. Okay, so don't waste any time. Let's start the session. Question is mark the statement true or false. Okay, if sentence is true, mark T. And if sentence is false, mark F. So sentence question number 1 is the speed of a particle remains constant. This means no unbalanced force acts on it. Okay, क्वेश्चन क्या करें स्पीड ऑफ ए पार्टिकल speed of a particle remains constant. This means that no unbalanced force acts on it. इसका मतलब है कि किसी भी जो पार्टिकल का जो स्पीड है वो क्या हो रहा है क्या बाबू कांस्टेंट कब तक रहता है कि जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स कार्य नहीं करे। आप समझ सकते हैं बाबू कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, सपोज कीजिए कि क्या है एक वस्तु है, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से मान ले कि इस तरफ से भी हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन से भी हम क्या लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो 5-5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है यानी क्या हो रहा है दोनों तरफ से 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है ना, यानी क्या हो रहा है दोनों तरफ से संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तब तो यह वस्तु मूव नहीं करेगा, इधर से भी 5 न्यूटन इधर से भी 5 न्यूटन। मगर क्या कर रहा है अधिक वो अनबैलेंस फोर्स अधिक कोई वस्तु पर ले, मान ली सपोज कीजिए कि इधर से क्या लग रहा है 5 न्यूटन का और इधर से लग रहा है 8 न्यूटन का, तो वस्तु किस डायरेक्शन में जाएगी, इधर से नीचे का फोर्स लग रहा है यानी क्या लेगा वस्तु इधर मूव करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है कि यदि किसी भी वस्तु पर अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य करे तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा होगा मोशन में हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो कांस्टेंट तब तक रहेगा जब तक उस पर क्या करे बैलेंस्ड फोर्स से कार्य करे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब आप ट्रूथ फॉल्स मार लेगा। क्या करेगा द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, दिस मींस दैट नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कांस्टेंट तभी ना रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य नहीं करे, यानी ये क्या हो गया ट्रू हो गया। ठीक है बाबू, चलिए अब हटाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मस्ट रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या कर रहा है कि कोई भी वस्तु पर क्या कर रहा है पार्टिकल पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य नहीं कर रहा है, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, यानी क्या हो रहा है बैलेंस फोर्स कार्य कर रहा है, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। यदि किसी वस्तु पर बैलेंस फोर्स कार्य करेगा तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी ये क्या हो गया ट्रूथ हो गया। थर्ड देख लीजिए, ए स्प्रिंग कैन पुल एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज पुश एन ऑब्जेक्ट। ए स्प्रिंग कैन पुल एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज पुश एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों ने स्प्रिंग में न्यूटन के थर्ड लॉ समझे होंगे कि जो स्प्रिंग है वह क्या करता है, वो किसी वस्तु को खींचता भी है, ठीक है, और किसी वस्तु को क्या करता है वह पुल का मतलब उसमें क्या कर रहा है पुश भी करता है खींचता भी है। आप समझ रहे हैं कि 2 स्प्रिंग और एक कुंठी से जोड़ करके उसे चेक किया गया था, तो उसमें क्या नजर आया था कि वस्तु को पुश भी करता है, यानी क्या करता होगा धक्का भी देता है, और उसकी वस्तु को पुल भी करता है, यानी थर्ड भी क्या हो जाएगा या टू हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। स्प्रिंग कैन पुल एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज, ये तो रिपीट नहीं हो जाएगा, स्प्रिंग कैन पुल एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज पुश एन ऑब्जेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कर रहा है, A particle attracts the earth with a force equal to the weight of the particle। क्या कर रहा है कि कोई भी जो पार्टिकल को अर्थ जो अट्रैक्ट करता है उसका जो फोर्स होता है उसके वेट ऑफ द पार्टिकल के इक्वल होता है। ठीक है, क्या कर रहा है पार्टिकल अट्रैक्ट्स द अर्थ विथ ए फोर्स, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्टिकल। क्या कर रहा है क्या उसका जो भार होगा, ठीक है, वो उसी के अनुसार उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा और उसके बराबर होगा। ठीक है बाबू, तो कैसे बराबर होगा ये पहले समझ, बराबर तो होगा ये तो क्लियर है, मैं कैसे वो समझते हैं। अब जान जाते हैं कि वेट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू,
वेट का जो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, डब्ल्यू बराबर एम जी। ठीक है, तो मास किसी भी वस्तु का होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी डब्ल्यू बराबर एम जी जो होगा वही क्या होगा, इसको वस्तु का भार होगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम में। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उस जगह पर हम एम का वैल्यू क्या पुट करते हैं, सॉरी ए का वैल्यू क्या पुट करते हैं, जी। यानी देख रहे डब्ल्यू का भी फॉर्मूला एम जी और एफ का भी फॉर्मूला एम जी यहाँ पर हो गया, तो यानी क्या होगा, तब तो दोनों इक्वल होगा कि नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, 6 पर आइए। तो बॉल मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो 6 में क्या हो जाएगा बाबू, कोई भी हॉरिजेंटली पर क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल सरफेस पर एक बॉल चल रहा है, तो वस्तु कब रुकेगी, तो रुकने का कोई एक किसी ने किसी फोर्स से गेंद को लुढ़का दिया। तो जानते हैं कि अर्थ भी कोई फोर्स लगाता है ना, तो अर्थ कौन सा फोर्स लगाता है, तब जानते हैं कि जो अर्थ लगाता है कौन सा फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पर क्या रहता है, भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेवन क्या करके इट इज इजियर टू कैच ए फास्ट मूविंग बॉल विथ आर्म्स केप्ट नियरली स्टिल। नो बाबू, अपने हम आर्म को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, तभी वो कैच आसानी से पकड़, नहीं तो हाथ पर क्या होता है, चोट लगता है, किसके कारण, मोमेंटम के कारण। इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। 8 नंबर पर आज 8 नंबर क्या करेंगे, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, द ग्राफ ऑफ ए डिस्टेंस वर्सेस टाइम इज स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, क्या स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आइए हम देखते हैं क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा। कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस और वर्सेस टाइम हमें क्या करना है, ग्राफ ले लेना है। ऊपर डिस्टेंस हो गया, नीचे क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में क्या निकलता है बाबू, स्पीड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से पर क्या पूछ रहा है कि तो पार्टिकल रेस्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि कांस्टेंट लाइन होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है। यदि कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहे हैं, यानी उसमें क्या आएगा, फोर्स का जैसे ही चर्चा होगा तो उसमें क्या होगा, एक्सलरेशन आएगा। तो किसी भी वस्तु में यदि एक्सलरेशन हो, समझ लीजिए, किसी भी वस्तु में एक्सलरेशन हो तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, नहीं ना। तो स्पीड क्या होगा, वो उसका क्या होगा, स्पीड क्या करते रहेगा, इंक्रीज करते जाएगा, मतलब क्या करेगा, वो इंक्रीज करते जाएगा। अब जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, यानी उसका जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। मगर क्वेश्चन के अनुसार कांस्टेंट नहीं लग रहा है, स्पीड को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्या करें कि इसे कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट आ जाइए, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम सब्जेक्ट। देख ले पाओ, किसी भी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के लिए दो सब्जेक्ट क्या चाहिए। मान लो किसी में हाथ पर, इस हाथ पर फोर्स लगा है, यानी क्या हो जाए, एक हाथ एक ऑब्जेक्ट होगा, एक हाथ एक और ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर कभी रिएक्शन क्या और एक्शन फोर्स नहीं लगता, तो भी क्या हो गया, फोर्स हो गया। देन एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फॉर्म्स एन एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कोई भी जिस वस्तु का क्या हो, इक्वल फोर्स लग रहा हो, क्या हो रहा हुआ, उसका डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कर रहा है, मगर डायरेक्शन उसका अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ऑपोजिट फोर्स कहने का मतलब कोई होता नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हम ट्रूथ भी मार सकते हैं, फॉल्स भी मार सकते हैं, मगर बेटर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का चर्चा नहीं। 11 द प्रेशर ऑफ एट ऑल पॉइंट्स, जानते हैं कि इक्वल होता है प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड में या किसी भी बर्तन में, किसी किसी भी पॉट में रखा गया है, तो उसका जो प्रेशर होगा हर पॉइंट पर क्या रहेगा, इक्वल ही होगा, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे किसी भी पॉइंट। आफ्टर डाइविंग इनटू स्विमिंग पूल, यदि आप स्विमिंग पूल में डाइव कर रहे हैं तो वाटर का प्रेशर का इंक्रीज कर, बिल्कुल बकवास बात है, कैसे प्रेशर इंक्रीज कर, कोई वस्तु ऊपर से कूद रहे तो ये गलत है। ठीक है, हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 13 पर आ जाइए, पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर कर दी, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फोर्स का जो एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है, सॉरी प्रेशर का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर एरिया ना, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल दोनों एक ही है। प्रेशर हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो नहीं बाबू, डायरेक्शन प्रेशर का नहीं होता है, नहीं क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, प्रेशर एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके डन। फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करा है कि टू एक्सलरेट ए बॉडी ए खाली स्थान मस्ट एक्ट ऑन। क्या करा कि किसी भी बॉडी को एक्सलरेट करने के लिए क्या जरूरी चाहिए, तो किसी भी वस्तु को एक्सलरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोर्स होता है। ठीक है, तो टू एक्सलरेट द बॉडी फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट। ठीक है, एक्सलरेशन के लिए क्या जरूरी चाहिए, फोर्स जरूरी चाहिए। किसी भी वस्तु को जब तक आप धक्का नहीं देंगे, जब तक उसमें कोई फोर्स नहीं लगा, तब तक वो वस्तु क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। और यदि मूव कर रहा है यानी उसमें क्या है, मोशन आ रहा है, यानी उसमें स्पीड हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है। ओके, और उस तभी तो वो सेकंड के अंदर कितने सेकंड में क्या करता है एक्सप्रेशन। ए खाली स्थान स्प्रिंग पुशेस द ऑब्जेक्ट अटैच टू इट्स सीट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो पुश कौन सा स्प्रिंग करता है, ठीक है बाबू, इसमें लिए हमें कंप्रेस्ड होता है। ठीक है, जो कंप्रेस्ड जो स्प्रिंग होता है यानी दोनों तरफ से चपा को कर सकते हैं, वही क्या करता है, वो पुश करता है ऑब्जेक्ट को कि वह क्या करे, वो अपने इंड को क्या करे, वो कैच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेस्ड। इसे कंप्रेस्ड या डैश भी कर सकते हैं, डैश का या तो कंप्रेस्ड का। थर्ड पर आ जाए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड। सिंपल क्वेश्चन है कि अर्थ जो है कोई बॉडी पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम क्या करना है, सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको पुल भी मिलेगा, यानी क्या करता है, अर्थ किसी वस्तु को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो उसी फोर्स को पुल या पुल कहिए या तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए। तो सटीक आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ पर आ जाइए, if a body A slips over another body B that is kept fixed, the force of friction on A is डायरेक्शन ऑफ मोशन है। क्या कर रहा है कि कोई एक वस्तु ए है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वस्तु बी पर क्या कर रहा है, स्लिप हुआ है, यानी क्या कर रहा है, वो गिरा है। ठीक है, और जो बी जो है वो क्या कर रहा है, पहले से क्या हुआ, फिक्स्ड था। अब पूछ रहा है कि द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए इज, तो फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है अब किस डायरेक्शन में लेगा ये। तो जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, अपोजिट। हाई पर आ जाइए, ए बॉडी केप्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन। क्या कर रहा है, यदि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट यानी काम करने लगा था, यानी वह वस्तु क्या हो जाएगा, वह मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मैंने ट्रूथ एंड फॉल्स में बताया। किसी वस्तु पर यदि अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य कर रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब आप जानते होंगे कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक वस्तु है, इधर से यदि 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से यदि 8 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी वस्तु क्या करेगा, मूव करेगा किस डायरेक्शन में, यह ज्यादा इधर से फोर्स लग रहा है, यानी इधर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। यानी क्या अगर 5 न्यूटन 8 न्यूटन का बल लगा, यानी क्या इसमें अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और बैलेंस फोर्स कब होता है, यदि इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों तरफ से यदि 5-5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, यानी क्या करेगा, वस्तु कांस्टेंट रहेगा, यानी वह विराम रहेगा, यानी रेस्ट करेगा। यही क्या करके नो अनबैलेंस्ड फोर्स, तो नो अनबैलेंस्ड फोर्स मींस क्या हो जाता है, बैलेंस फोर्स तो रिमेन एट रेस्ट ना बाबू। ठीक है, यदि बैलेंस फोर्स काम कर रहा है यानी वस्तु क्या है, वो रेस्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इन द, किस डायरेक्शन में रहेगा, क्या कर रहा है कि तो फोर्स जो अर्थ लगाता है वस्तु के किस डायरेक्शन में, तो समझिए कि जब भी फोर्स लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो वस्तु क्या करता है, नीचे खींचने का काम करता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। The force needed to produce an acceleration of 1 meter per second square in body of mass 1 kg is called. ओके, एक कहा क्या है आपका, द फोर्स ऑफ एक्शन, यानी क्या कह रहा है कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको एक्सेलरेशन दे दिया है। ठीक है, ये यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और मास दे दिया है 1 केजी, तो फोर्स कितना लगेगा, तो 1 बराबर एम ना, यानी 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स है
मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन, तो फोर्स एंड रिएक्शन है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बताया है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो किसी भी वस्तु पर बराबर में विपरीत प्रतिक्रिया जानते हैं ना बाबू, यानी क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, डायरेक्शन अनइक्वल होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो, यदि कोई भी मोमेंटम कांस्टेंट कब कब कार्य कर रहे हैं, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, यानी कि हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स। buoyancy is equal in magnitude the weight of the, क्या आप जानते हैं कि लिक्विड के जितना buoyancy होता है वो क्या कहता है, वो लिक्विड के वेट के बराबर, तो किस लिक्विड के वेट के बराबर होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, यानी जितना पानी, यदि सपोज कीजिए कोई किसी भी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उतना ही पानी निकलेगा बाहर जितना उस वस्तु का वेट होगा, यानी डिस्प्लेस्ड।